मैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे हूँ। मैं भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर था, अब रिटायर्ड हूँ। मैं आपके सामने जो पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह आपके पाठ्यक्रम के साहित्य के इतिहास दर्शन से संबंधित है। आज के मेरे भाषण का विषय है कालजयीपन की अवधारणा और साहित्य का इतिहास। यह भाषण सुनने के बाद आपको एक तो यह मालूम होगा कि कालजयीपन का अर्थ क्या है, दूसरे यह मालूम होगा कि कैसी रचनाओं, कैसे साहित्यों को कालजयी कहा जाता है। तीसरी बात ये है कि कालजयीपन की धारणा में भी विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथी बात ये है कि साहित्य के इतिहास का एक काम या एक दायित्व कालजयी कृतियों की पहचान और व्याख्या भी है। हिंदी में इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उनका भी परिचय आपको मिलेगा। अंग्रेजी में कालजयीपन को क्या कहा जाता है और उसकी क्या शर्तें हैं, यह भी आपको मालूम होगा इस पाठ से। और साथ ही मार्क्सवादी धारणा में कालजयीपन का क्या अभिप्राय है यह भी मालूम होगा। आइए हम पाठ की ओर चले। कालजयीपन का प्रश्न केवल साहित्य और उसके इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, उसका संबंध कला के संपूर्ण क्षेत्र से है और साथ ही ज्ञान के विभिन्न रूपों से भी है। उदाहरण के लिए अजंता की गुफाओं के चित्र, लियोनार्डो दा विंची का प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, पिकासो का गुएर्निका, माइकल एंजेलो की कृतियां, तिलवाड़ा के जैन मंदिर, ऋग्वेद, उपनिषद, प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथ उसी तरह कालजयी माने जाते हैं जैसे भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम और हिंदी के कवि कबीर, सूर, तुलसी और मीरा का काव्य। इस तरह साहित्य, कला और ज्ञान के इतिहास में कालजयीपन की धारणा की व्यापकता सामने आती है। प्रत्येक कलाकार, कवि और लेखक की आकांक्षा कालजयी कृति रचने की होती है, इसलिए उसकी सृजनशीलता काल से होड़ करती हुई विकसित होती है। हिंदी के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इस आकांक्षा और विश्वास को एक कविता में व्यक्त किया है। कविता का शीर्षक है काल तुझसे होड़ है मेरी। कविता यह है, काल तुझसे होड़ है मेरी, अपराजित तू, तुझ में अपराजित मैं वास करूं, इसलिए तेरे हृदय में समा रहा हूं। सीधा तीर सा जो रुका हुआ लगता हो कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे, एक निष्ठ स्थिर कालोपरि, भाव भावोपरि, सुख आनंदोपरि, सत्य सत्यासत्योपरि, मैं तेरे भी ओ काल ऊपर। आगे है
सौंदर्य यही तो है जो तू नहीं है वो काल, जो मैं हूं कि जिसमें सब कुछ है। क्रांतियां, कम्यून, कम्युनिस्ट समाज के नाना कला, विज्ञान और दर्शन के जीवंत वैभव से समन्वित व्यक्ति मैं जो वह हर एक हूं जो तुझसे वो काल परे है। शमशेर की यह कविता मनुष्य की सृजनशीलता के महत्व को स्थापित करती है। कला और साहित्य की जो कृति किसी समाज, उसकी सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता का निर्माण करती है और उन सब को पहचानने में मदद करती है, वह कालजयी होती है। यूरोप में ऐसी क्षमता प्राचीन यूनान के काव्यों और नाटकों में है तथा रोमन सभ्यता के काव्यों में भी। इसीलिए यूरोप में उन्हें कालजयी कृतियां माना जाता है। भारत में यह क्षमता रामायण और महाभारत जैसी काव्य कृतियों में। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने रविन्द्रनाथ टैगोर के हवाले से कहा है, मैं आगे रामविलास शर्मा का उद्धरण पढ़ रहा हूँ। वाल्मीकि उस काव्य परंपरा को जन्म दे रहे थे जो देवोपासक नहीं, बड़ी गहराई से मानवतावादी है। उनके काव्य के आरंभ में किसी देवता की वंदना नहीं है। वह घोषित करते हैं कि वह काव्य द्विजों के लिए ही नहीं, शूद्रों के लिए भी है। उनके चरित नायक राम अपने मनुष्य होने की सगर्व घोषणा करते हैं। सीता को रावण हर ले गया, यह भाग्य की बात थी, दैव संपादित दोष था, उसे राम ने मनुष्य होकर दूर कर दिया। व्यास धर्म के लिए कहते हैं कि उसका तत्व गुफा में छुपा हुआ है। सार तत्व ये है कि संसार में मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कालजयी के संदर्भ में विचारधारा की भूमिका भी विचारणीय है। प्रायः दुनिया भर में श्रेष्ठ साहित्य के प्रतिमानों का निर्माण या साहित्य की श्रेष्ठता के प्रतिमानों का निर्माण प्रभुत्वशाली वर्ग और उसकी विचारधारा के पोषक विद्वान करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में एक और काव्य को विदग्ध जन की वाणी कहा गया है। उसके बोध के लिए नागरक और सहृदय को अनिवार्य बताया गया है। तो दूसरी ओर काव्य में गांव की जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा के प्रयोग को ग्राम्यत्व दोष कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के स्रष्टा और भोक्ता दोनों ही उच्च वर्ग और उच्च वर्ण के व्यक्ति थे। वही महाकाव्य या नाटकों के नायक भी बनते थे। आज के समय में कविता की दुनिया बहुत बदल गई है। अब वह केवल विदग्ध जन तक सीमित नहीं है। हिंदी में भक्ति काल के दो कवि कालजयी माने जाते हैं। एक है कबीरदास और दूसरे तुलसीदास। इन दोनों की कविता को अलग अलग वर्गों और विचारधाराओं के लोग स्वीकार और अस्वीकार करते हैं। यही नहीं, स्त्रीवादी दृष्टि ने मीरा के काव्य का नया मूल्यांकन किया है और उनको कालजयी कवि के रूप में स्थापित किया है।
साहित्य के इतिहास का एक दायित्व साहित्य के मानदंडों या कालजयी कृतियों की पहचान और व्याख्या भी। हिंदी में ऐसा प्रयत्न बहुत कम हुआ है। बहुत पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिनमें हिंदी के 9 कवियों को हिंदी कविता का रत्न कहा गया था। यह एक तरह से प्रतिमान निर्माण का प्रयत्न था। हिंदी नवरत्न पहली बार 1910 में छपा था। इसमें हिंदी के 9 कवि वे हैं गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त या देव, महाकवि बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु, जिसमें भूषण और मतीराम आते हैं, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीर दास, महाकवि चंद बरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में कवियों के रत्न या मानदंड या कालजयी होने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। कवियों का क्रम और उनका कालजयीपन मिश्र बंधुओं की कविता संबंधी समझ पर आधारित है। मिश्र बंधु रीतिकाल के प्रशंसक थे, इसलिए हिंदी कविता के नवरत्नों में 5 रत्न रीतिकाल के ही हैं। कबीर की कविता के महत्व के बारे में मिश्र बंधु दुविधाग्रस्त थे, इसलिए हिंदी नवरत्न के पहले संस्करण में कबीर हिंदी कविता के रत्न नहीं थे। दूसरे संस्करण में वे नवरत्नों में शामिल हुए। तीसरे संस्करण में तीसरे स्थान पर, लेकिन बाद के संस्करणों में वे देव, बिहारी, भूषण, मतीराम और केशवदास के बाद रखे गए। यह एक तरह का मनमानापन ही था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1912 में हिंदी नवरत्न की लंबी समीक्षा लिखी थी। उस समीक्षा में द्विवेदी जी ने मिश्र बंधुओं की न्यायशीलता, मानसिक दृढ़ता और सत्यपरता की प्रशंसा की है, पर साथ ही उनकी निर्भीकता और विचार स्वातंत्र की भी प्रशंसा की है। लेकिन द्विवेदी जी ने यह भी लिखा है कि जिन कवियों के चरित्र और उनकी पुस्तकों की आलोचनाएं हिंदी में हैं, उन्हें लेखकों ने रत्न श्रेणी में रखा है, परंतु इस श्रेणी का लक्षण क्या है यह उन्होंने नहीं बताया है। यह कवि साधारण श्रेणी का है, वह नीची श्रेणी का, इसकी कविता उससे उत्तम है, उसकी उससे, यह अमुक की श्रेणी का है, वह अमुक की। यह तो लेखकों का कथन मात्र हुआ, कोई लक्षण नहीं। वे अपनी रुचि के अनुसार जिसको जैसा चाहे समझ सकते हैं। यदि किसी को रामायण से अल्लाह अच्छा जचे तो वह उसे ही रत्न समझ सकता है, पर यदि वह चाहता हो कि और लोग भी उससे इस विषय में सहमत हों तो उसे अपने मत की पुष्टि में भी कुछ कहना चाहिए। ऐसा ही करने से लोग उसके मत की सारता या असारता की परीक्षा कर सकेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी कविता के रत्नों की मिश्र बंधुओं की समझ के बारे में प्रश्न करते हुए लिखा है। होमर और वर्जिल, शेक्सपियर और मिल्टन, व्यास और वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति अपने अपने साहित्य में जो स्थान है, और सूर तुलसी का प्रायः वही स्थान हिंदी में है। अथवा यह कहना चाहिए कि सूर और तुलसी का हिंदी में प्रायः उसी
आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, जिस दृष्टि से ये उल्लिखित कवि और संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में देखे जाते हैं। ये बहुत लंबी समीक्षा है, मैंने उसका थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने दिया है। इस समीक्षा के अंत में द्विवेदी जी ने यह भी लिखा है कि जिसने उच्च भावों का उद्बोधन नहीं किया, जिसने समाज, देश या धर्म को अपनी कविता द्वारा विशेष लाभ नहीं पहुंचाया, जिसने मानव चरित्र को उन्नत करने योग्य सामग्री से अपने काव्यों को अलंकृत नहीं किया, यदि वह भी महाकवि या कविरत्न माना जाएगा, तो प्रत्येक देश क्या, प्रत्येक प्रांत में भी सैकड़ों महाकवि और कविरत्न निकल आवेंगे। अब मैं आपके सामने अंग्रेजी साहित्य में कालजयी का क्या अर्थ, संदर्भ और उसकी व्याख्या है, वह चर्चा करना चाहता हूँ। अंग्रेजी में कालजयी को क्लासिक्स कहा जाता है। क्लासिक का या कालजयी का एक अर्थ महान भी है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक टी.एस. एलियट ने क्लासिक्स पर लंबे समय तक गंभीरता से विचार किया। उनका एक निबंध 1942 का है, जिसका शीर्षक है द क्लासिक्स एंड द मैन ऑफ लेटर्स। इस निबंध में एलियट ने लिखा है कि राष्ट्रीय साहित्य के संदर्भ में ही कृतियों के कालजयीपन पर विचार होना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा है कि साहित्य के इतिहास में केवल महान कवियों और लेखकों की चर्चा और चिंता पर्याप्त नहीं है, उसमें साधारण लेखकों की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वही अपने समय के साहित्य में सहमति और वातावरण का निर्माण करते हैं। यही नहीं, वे बड़े बड़े लेखकों के पाठकों का भी निर्माण करते हैं। यह लेख टी.एस. एलियट के निबंधों की संपादित पुस्तक सेलेक्टेड प्रोज से लिया गया है। एलियट के अनुसार साहित्य का इतिहास महानता से अधिक महत्वपूर्ण है अविच्छिन्नता, जिसका निर्माण साधारण लेखक करते हैं। कभी कभी छोटे लेखक अपने महान पूर्ववर्तियों के विरुद्ध विद्रोह भी करते हैं। टी.एस. एलियट का इस विषय पर एक दूसरा निबंध है, व्हाट इज क्लासिक्स। यह निबंध 1944 का है। वे कहते हैं कि किसी लेखक या रचना के कालजयीपन की खोज ऐतिहासिक संदर्भ में की जानी चाहिए। ऐतिहासिक का अर्थ है समाज, भाषा और साहित्य से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक का अर्थ समाज, भाषा और साहित्य से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार कालजयीपन की पहली शर्त है परिपक्वता। कालजयी रचना तभी लिखी जाती है जब वह जिस समाज की रचना हो उसकी सभ्यता में परिपक्वता हो और साथ ही उसकी भाषा और उसके साहित्य में भी। प्रायः कालजयी रचना परिपक्व मानस की उपज होती है। एक व्यक्ति की तरह एक समाज और उसका साहित्य हर प्रकार से एक ही समय परिपक्व नहीं होता। रचना की भाषा में परिपक्व मानस का एक अर्थ परिपक्व रचना की रीति भी है। रचना की भाषा में परिपक्वता तब आती है जब रचनाकार के मानस में अतीत का आलोचनात्मक बोध हो, वर्तमान में विश्वास हो और भविष्य के बारे में कोई संदेह न हो। किसी समाज में साहित्य की सृजनशीलता में उच्च स्तर होने की निरंतरता
परंपरा बोध से जुड़ी हुई हो, तभी रचना में मौलिकता और जीवंतता आती है। कालजयी कृतियों में केवल अंतर वस्तु में ही परिपक्वता नहीं होती, बल्कि भाषा और शैली में भी होती है। मैं जिस टी.एस. इलियट के निबंध से उदाहरण पढ़ रहा था, वह उनकी पुस्तक ऑन पोइट्री एंड पोएट्स से लिया गया है। उसी निबंध में इलियट ने आगे लिखा है कि कालजयी कृतियों में व्यापकता भी होनी चाहिए। यह व्यापकता रचनाकार के मानस की परिपक्वता से आती है। मानस की परिपक्वता के लिए इतिहास बोध जरूरी होती है। यह इतिहास बोध तभी सार्थक होता है जब रचनाकार अपने समाज के साथ साथ अन्य समाजों के इतिहासों के बारे में भी सजग और सचेत हो। कभी कभी स्थानीयता का आग्रह रचना को सीमित बनाता है। टी.एस. इलियट के अनुसार शैली की परिपक्वता के लिए अपनी भाषा में निहित काव्यत्व की पहचान जरूरी है। किसी साहित्य के इतिहास में कालजयी कृति का आना प्रायः वरदान माना जाता है, लेकिन कभी कभी वह अभिशाप भी साबित होता है, क्योंकि वह कालजयी कृति भावी रचनाशीलता के लिए संकट बन जाती है। इसीलिए नए कवियों को अपनी रचनाशीलता की नई भाषा, नई शैली, नई काव्य चेतना की खोज करनी पड़ती है। यह स्थिति साहित्य के दूसरे रूपों में भी दिखाई देती है। प्रेमचंद का गोदान एक कालजयी कृति है, इसीलिए उसके बाद हिंदी में वैसा उपन्यास लिखना संभव नहीं रहा। यही कारण है कि जैनेन्द्र और अज्ञे ने अपने लिए नई कथा दृष्टि और नई कथा भाषा का आविष्कार किया। बाद के कथाकार प्रेमचंद की राह पर चलकर बड़े कथाकार नहीं बन सकते थे। यही कारण है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल में प्रेमचंद से भिन्न कथा दृष्टि, कथा संरचना और कथा भाषा को विकसित किया। इलियट ने ठीक ही लिखा है कि महान कविता बाद में वैसी ही महान कविता की रचना को मुश्किल बना देती है। इलियट के अनुसार हम जिस समाज में रहते हैं और जिस भाषा को बोलते हैं और साथ ही जिस संस्कृति के हिस्से हैं, उस सभ्यता ने अगर अतीत में महान साहित्य पैदा किया है तो हम उस पर गर्व करते हैं, पर साथ ही हमें यह भी विश्वास होना चाहिए कि हम भविष्य में रचनाशीलता के स्तर पर ऐसा कुछ स्वयं कर सकते हैं। अगर हम भविष्य में विश्वास नहीं करेंगे तो अतीत भी हमारे लिए अर्थहीन होगा और तब वह अतीत एक मृत सभ्यता का अतीत होगा। कभी कभी किसी भाषा के साहित्य में कालजयी कृति का रचा जाना सौभाग्य की बात होती है। इलियट के अनुसार कालजयी कृतियां भी दो तरह की होती हैं। कुछ कृतियां सापेक्ष कालजयी होती हैं और कुछ निरपेक्ष। सापेक्ष वे होती हैं जो अपनी भाषा में कालजयी होती हैं, लेकिन निरपेक्ष वे होती हैं जो दूसरी भाषाओं के संदर्भ में भी कालजयी मानी जाती हैं। सापेक्ष कालजयी कृतियों में वैसी गूढ़ता और परिपक्वता नहीं होती जैसी निरपेक्ष कालजयी कृतियों में होती है। निरपेक्ष कालजयी कृतियों में जो पूर्णता होती है वह भी सापेक्ष कालजयी कृतियों में नहीं होती। निरपेक्ष कालजयी कृतियों में एक समाज की संपूर्ण प्रतिभा प्रकट होती है, इसीलिए कालजयी कृतियों में समग्रता की खोज और पहचान जरूरी है।
उस समग्रता में एक समाज की अनुभूतियों की विविधता के साथ साथ उस समाज के चरित्र की भी अभिव्यक्ति होती है। जब कोई कृति अपनी भाषा के प्रसंग में समग्रता से संयुक्त होती है और उसी मात्रा में अन्य भाषाओं में भी समग्रता का बोध जगाती है, तब वैसी कृति को सार्वभौम कहा जाता है। भारत में ऐसी दो साहित्य की कालजयी कृतियां हैं, वे हैं रामायण और महाभारत। भारत की अधिकांश भाषाओं के साहित्य को रामायण और महाभारत ने प्रभावित किया है। मार्क्सवादी परंपरा में भी साहित्य के कालजयीपन पर विचार हुआ है। इसकी शुरुआत स्वयं कार्ल मार्क्स ने की थी। इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की पुस्तक में मार्क्स ने समाज के विकास से कला के विकास के असमान संबंध पर विचार किया है। मार्क्स ने लिखा है कि प्रगति की धारणा को अमूर्त रूप में नहीं समझना चाहिए। समाज और कला के विकास के असमान संबंध को समझना मुश्किल तब नहीं होता जब उसकी जटिलताओं को ध्यान में रखा जाए। कला के संदर्भ में यह जानी पहचानी बात है कि उसकी कुछ श्रेष्ठतम कृतियों की रचना समाज के विकास के सामान्य रूप से कोई संबंध। मार्क्स ने यह लिखा है कि कुछ रचनाओं की श्रेष्ठता का उसके समाज की अवस्था से कोई सीधा संबंध नहीं। उन्होंने यूनानी कला से आधुनिक कला की तुलना की। वे यह भी मानते हैं कि कला के कुछ रूप जैसे कि महाकाव्य अपने युगांतकारी स्वरूप में आधुनिक काल में रचे नहीं जा सकते। अगर कला के क्षेत्र के विभिन्न रूपों के साथ यह स्थिति है, समाज के सामान्य विकास से कला के विकास की जटिलता समझी जा सकती है। हम जानते हैं कि यूनानी मिथकमाला यूनानी कला का विशेष रूप से महाकाव्य का आधार है। यूनानी मिथकमाला में प्रकृति की अवधारणा और सामाजिक संबंधों की अवधारणा यूनानी कल्पना के माध्यम से व्यक्त हुई है, जो आधुनिक काल के मशीनी युग में संभव नहीं है। सभी प्रकार के मिथकों में प्रकृति की शक्तियों पर कल्पना में विजय पाई जाती है, और जब प्रकृति की शक्तियों पर मनुष्य का स्वयं नियंत्रण होता है तो मिथकों की जरूरत समाप्त हो जाती है। मार्क्स ने यूनानी महाकाव्यों के बारे में जो लिखा है, उस संदर्भ में रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्य भी समझे जा सकते हैं। यूनान के होमर के महाकाव्यों की तरह रामायण और महाभारत भी विकसनशील महाकाव्य हैं। जैसे यूनानी महाकाव्यों का आधार यूनानी मिथकमाला है, वैसे ही रामायण और महाभारत का आधार भारतीय मिथकमाला है। सारे विकसनशील महाकाव्य जनपदीय युग की रचनाएं हैं। आज के युग में मार्क्स ने जो सवाल उठाया है कालजयीपन का प्रणाली कला के बारे में, उसके महत्व को पर बात करना जरूरी है। मार्क्स ने यूनानी महाकाव्यों के प्रसंग में यह प्रश्न सामने रखा है कि उन्होंने कहा है कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि यूनानी कला और यूनानी महाकाव्य का यूनानी समाज के विकास से क्या संबंध है। सबसे अधिक कठिनाई यह समझने में होती है कि वे कलाकृतियां और महाकाव्य अब भी हमें सौंदर्य बोधी आनंद क्यों देते हैं, और अब भी वे मानदंड और अलभ्य आदर्श क्यों बने हुए हैं। इस तरह मार्क्स के अनुसार जो कलाकृतियां और साहित्यिक रचनाएं
अनंत काल तक सौंदर्य बोध ही आनंद दे और अलभ्य आदर्श बनी रहे, उन्हें ही कालजयी कहा जा सकता है। मार्क्स ने यूनानी कला और महाकाव्य से मिलने वाले सौंदर्य बोध को समझने की कठिनाई का भी उत्तर दिया है। यूनानी कला और महाकाव्य उनके अनुसार मानवता के बचपन की अभिव्यक्तियां, इसीलिए वे आज भी हमें आनंद देती हैं। वे यह भी मानते हैं कि अपरिपक्व सामाजिक अवस्थाएं ही ऐसी कलाकृतियां पैदा करती हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। मार्क्स ने यूनानी कला से अनंत काल तक मिलने वाले जिस आनंद की बात की है, उसकी तब से लेकर अब तक लगातार अनेक व्याख्याएं होती रही हैं और उस पर विवाद भी होते रहे। स्टेफान मोरावस्की एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्री है। उन्होंने लिखा ये है कि यूनानी महाकाव्यों में आधारभूत मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई है, इसीलिए वे अब भी हमें आनंद देती हैं। इससे अलग मैक्स रेफल नाम के एक विचारक ने लिखा है कि उस यूनानी कला के प्रसंग में 3 बातें ध्यान में रखने की है। पहली बात यह कि यूनानी कला में रूपात्मक सामंजस्य की अभिव्यक्ति है, इसलिए वे कालजयी है। दूसरी बात यह है कि जिन कलाकृतियों में समाज की समग्र सार्थकता व्यक्त होती है, वे कालजयी होती है। तीसरी बात यह है कि यूनानी कला में उच्चतम मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई है और उनके माध्यम से मनुष्य की मनुष्यता के प्रमाण मिलते हैं। 20वीं सदी के कुछ और मार्क्सवादी विचारकों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। उनमें टेरी ईगल्टन, मिखाइल लिप्सित और हैंस प्रमुख हैं। सब लोगों का कहना है कि यूनानी कला में कोई न कोई ऐसा गुण है जिसके कारण वो आज भी हमें आनंद देती है। इन सबसे अलग प्रसिद्ध विचारक अर्न्स्ट फिशर का विचार है कि यह कला का स्वभाव ही है कि वह अपने मूल से मुक्त होकर भिन्न समय और समाज के साथ संवाद स्थापित करती है। कालजयी कृतियों के प्रसंग में एक सवाल और विचारणीय है और वह यह कि वे समाज की किस अवस्था में पैदा होती है। क्या शांति के समय या संकट के समय या संक्रांति के समय? भारतीय साहित्य का इतिहास यह साबित करता है कि तीनों समयों में कालजयी कृतियां पैदा हो सकती हैं, बशर्ते कि रचनाकार अपने समय और समाज की बुनियादी वास्तविकताओं और आकांक्षाओं को समझता हो। इस तरह साहित्य में कालजयी कृति की धारणा का महत्व सामने आता है। अंत में केवल एक बात मुझे और कहती है कि प्रत्येक कालजयी रचना कालजीवी भी होती है। कालजीवी होने का मतलब है अपने समय को व्यक्त करने की क्षमता जिसमें होती है उसको कालजीवी कहा जाता है और इस क्षमता के आधार पर ही रचनाएं कालजयी बनती है।